नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिका पर सबका सारा ध्यान था कि कैसे ट्रंप के आने के बाद अडानी की परेशानियां बढ़ सकती हैं, लेकिन अडानी को झटका श्रीलंका ने दिया है। केन्या से झटके के बाद अडानी समूह को अब श्रीलंका से भी करारा झटका लगा है। अमेरिका में अडानी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के मद्देनजर श्रीलंका सरकार ने उनके ग्रुप के साथ की जाने वाली करोड़ों की एक डील तोड़ दी। श्रीलंका ने आधिकारिक तौर पर भारतीय समूह के साथ बिजली खरीद समझौते को रद्द कर दिया। मीडिया रिपोर्टों ने श्रीलंका के आधिकारिक सूत्रों के हवाले से यह खबर थी। एएफपी की एक खबर के मुताबिक गौतम अडानी का ग्रुप श्रीलंका में 44.2 करोड़ डॉलर यानी करीब 3,811 करोड़ रुपए के निवेश से पवन ऊर्जा फॉर्म लगाने वाला था। इसके लिए वहां की सरकार के साथ बिजली खरीद समझौता होने वाला है, जिसको अब श्रीलंका सरकार के द्वारा रद्द करने की खबरें हैं। हालांकि इन रिपोर्टों के बाद अडानी समूह ने बयान जारी कर इन रिपोर्टों को खारिज कर दिया और कहा कि सौदा रद्द नहीं हुआ है। प्रवक्ता ने कहा कि श्रीलंका की कैबिनेट ने मई 2024 में मंजूर किए गए टैरिफ की समीक्षा करने का फैसला किया है, यानी रद्द होने से इनकार किया, लेकिन खतरे में है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच राहुल गांधी की रैलियां कैंसिल कर दी गई हैं। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी की तबीयत खराब होने के कारण ऐसा किया जा रहा है। फिर सवाल उठा कि फिर कांग्रेस को दिल्ली चुनाव में कौन लीड करेगा। इसको लेकर इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली कांग्रेस यूनिट ने राहुल की गैर मौजूदगी में प्रियंका गांधी को चुनाव प्रचार की कमान संभालने के लिए अनुरोध किया है, अपील की है। हालांकि अब ये चर्चा चल रही है कि राहुल गांधी की तबीयत खराब है या उन्होंने ये जानबूझकर किया है। कुछ लोगों का कहना है कि क्या राहुल गांधी ने ये इंडिया गठबंधन को बचाने के लिए किया है कि वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ज्यादा दिन ना बोलें, जिससे इंडिया गठबंधन में दरार ना पड़े जो मोदी और बीजेपी चाहती है। क्योंकि अगर राहुल चुनाव प्रचार में ज्यादा उतरते हैं फिर दिल्ली में कांग्रेस जीतने वाली तो है नहीं। दिल्ली में कांग्रेस की हालत पहले से खराब है, तो अब आम आदमी पार्टी और बीजेपी के खिलाफ बाकी नेता बोलेंगे, लेकिन राहुल गांधी से इंडिया गठबंधन का एक दरवाजा खुला रहेगा और इंडिया बचा रहेगा, तो इससे मोदी को ही परेशानी होगी। कहा जा रहा है कि राहुल ने मोदी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। शुक्रवार को वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी की बैठक में हंगामे के बाद विपक्षी नेताओं को दिन भर के लिए निलंबित कर दिया गया। न्यूज एजेंसी एनआई के मुताबिक निलंबित विपक्षी सांसदों में कल्याण बनर्जी, असदुद्दीन ओवैसी समेत 10 लोग शामिल हैं। इस पर कांग्रेस सांसद और जेपीसी मेंबर इमरान मसूद ने न्यूज एजेंसी एनआई से बातचीत करते हुए कहा, बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, ये बस तमाशा बना रहे हैं, इस मामले को लेकर वो सीरियस नहीं है। उन्होंने कहा कि हम सभी लोग एक ही बात कह रहे थे कि 27 जनवरी को होने वाली बैठक को 31 जनवरी को कर लीजिए। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने जेपीसी बैठक में इमरजेंसी जैसे हालात का आरोप लगाया। पत्रकारों से बात करते हुए कल्याण बनर्जी ने कहा, हम लोगों ने बार बार कहा ये मीटिंग 30 से 31 जनवरी को कराया जाए, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। जब हम कल रात में दिल्ली पहुंचे, बैठक का एजेंडा बदल दिया गया। पहले हमें बताया गया कि बिंदुवार बात होगी, जो कुछ अंदर हुआ वो इमरजेंसी कार्यवाही जैसा है। वो दिल्ली के चुनाव की वजह से जल्दबाजी कर रहे हैं, ये राजनीति से प्रेरित है। चेयरमैन किसी की नहीं सुनते हैं, ये जिम्मेदारी जैसा है। वो विपक्षी नेताओं को कोई सम्मान नहीं देते हैं। जेपीसी बैठक नाटक बन गया है। बता दें, कुछ लोगों का कहना है कि दिल्ली चुनाव से पहले जल्दबाजी की जा रही है, जिससे बुलडोजर बाबा दिखाई दे जाएं और बवाल हो जाए और चुनाव का पूरा माहौल बदल जाए। वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी के निलंबित विपक्षी नेताओं ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर कार्यवाही को निष्पक्ष तरीके से कंडक्ट करने की मांग की है। इन मेंबर्स को सभापति जगदम्बिका पाल के खिलाफ कार्रवाई में तेजी लाने के लगातार विरोध और आरोपों के बीच शुक्रवार एक दिन के लिए निलंबित कर दिया गया था। निलंबित नेताओं ने पत्र में कहा, चूंकि हम सभी अपमानित महसूस कर रहे थे, इसलिए हम खड़े हुए और अपनी मांगों को बताने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाई। इस बीच सभापति ने किसी से फोन पर बात की और अचानक से उन्होंने चिल्लाते हुए हमें निलंबित करने का आदेश दिया। विपक्षी नेताओं ने कहा कि सभापति की तरफ से बिना सोचे समझे जेपीसी की कार्यवाही को जल्दबाजी में चलाने के पीछे छुपी हुई बुरी भावना है, जो एक पहेली की तरह हमारी तरफ देख रही है कि ऐसा क्यों है। जेपीसी बैठक में हंगामे के बाद विपक्षी नेताओं के निलंबित किया गया और विपक्षी नेताओं ने आरोप भी लगाए। इस बीच वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा है कि कल्याण बनर्जी ने मेरे खिलाफ असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल किया और मुझे गालियां दी। उन्होंने कहा कि मैं उनसे अनुरोध करता रहा कि उन लोगों को बोलने दें जिन्हें आमंत्रित किया गया है। हमने सदन को बार बार स्थगित किया, लेकिन विपक्षी सांसद नहीं चाहते थे कि बैठक जारी रहे।
उन्होंने आगे कहा, इसलिए मुझे लगता है कि मजबूर होकर निशिकांत दुबे ने प्रस्ताव किया और उस पर सभी ने अपनी सहमति जता दी। हरियाणा में दमदार प्रचार के बाद भी कांग्रेस चुनाव हार गई। लगातार 10 साल से सत्ता से बाहर कांग्रेस में अब लग रहा है कि फूट पड़ रही है। कांग्रेस विधायक सीएम नायब सिंह सैनी की जमकर तारीफ करने लगे हैं। कांग्रेस विधायकों का सरेआम सीएम नायब सिंह सैनी की तारीफ करना केंद्रीय कांग्रेस के लिए नई चिंता का संकेत दे रहा है। नारायणगढ़ और सिरसा से कांग्रेस के विधायक शैली चौधरी और गोकुल सेतिया ने हाल ही में सीएम नायब सिंह सैनी की जमकर तारीफ की थी और उन्हें एक कर्मठ सीएम बताया था। इन विधायकों ने ये तक कह दिया था कि वो दिल की गहराइयों से सीएम के कामकाज के लिए उनका धन्यवाद करते हैं। सिरसा में कांग्रेस विधायक सेतिया ने कहा कि मैंने डिप्टी कमिश्नर को एक अनुरोध भेजा था कि मैं सीएम का स्वागत करना चाहता हूं, लेकिन मुझे जाने की अनुमति नहीं दी गई। जब सीएम साहब को पता चला कि मैं बाहर खड़ा हूं तो उन्होंने 3 मिनट तक मेरा इंतजार किया, अपनी कार रोकी और मेरा सम्मान किया। मैं भगवान की कसम खाता हूं, मैंने ऐसा व्यक्ति कभी नहीं देखा जिसने मेरा इतना सम्मान किया हो। इतनी तारीफों के बाद ये अटकलें और तेज हो गई हैं कि कुछ कांग्रेस नेता बीजेपी में जाने की सोच रहे हैं। हालांकि विधायकों और बीजेपी नेताओं ने इस तरह के अटकलों से साफ इनकार कर दिया है। बता दें, कांग्रेस के भीतर दरार हाल ही में तब सामने आई जब पार्टी ने 5 फरवरी को होने वाले दिल्ली चुनावों के लिए स्टार प्रचारकों की सूची से हुड्डा और हरियाणा कांग्रेस प्रमुख उदय भान का नाम हटा दिया। उदय भान कांग्रेस पार्टी में हुड्डा गुट के बड़े नेता माने जाते हैं। ऐसे में सीएम सैनी की कांग्रेस विधायकों द्वारा जारी तारीफ और कांग्रेस के स्टेट यूनिट में कई गुटों में बंटना केंद्रीय कांग्रेस के लिए भी टेंशन की बात हो सकती है। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने अपने बयान से महाराष्ट्र की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। उनका कहना है कि महाराष्ट्र में अब 2 नहीं बल्कि 3 डिप्टी सीएम होने वाले हैं। उद्धव ठाकरे के नेता ने दावा भी किया है कि नया डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना से ही कोई नेता होगा। उन्होंने कहा कि शिंदे गुट में एक नए नेतृत्व का उदय होने वाला है। संजय राउत ने कहा कि बीजेपी ने शिंदे को हटाने की योजना तैयार कर ली है। शिंदे इस बात को लेकर बार बार परेशान होते रहते हैं और इस वजह से बार बार सतारा में अपने गृहनगर चले जाते हैं। संजय राउत ने एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए कहा, ये लाचार और डरपोक लोग हैं, ये ईडी और सीबीआई के डर से भाग गए थे। मोदी शाह इनको भी नहीं छोड़ेंगे। जल्द ही महाराष्ट्र को नया डिप्टी सीएम मिलने वाला है और वो शिंदे की पार्टी से ही होगा। बस देखते रहिए क्या होता है। बता दें, चुनाव के बाद शिंदे को सीएम पद से हटाकर डिप्टी सीएम बना दिया गया। हालांकि शिंदे नाराज होते रहे, अपने गांव जाते रहे, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद फडणवीस ने शिंदे की एक योजना की समीक्षा और जांच के भी आदेश दिए। इसके अलावा हाल ही में फडणवीस सरकार ने गार्जियन मिनिस्टर्स की लिस्ट जारी की थी, जिसके तहत कैबिनेट मंत्रियों को जिलों का गार्जियन मिनिस्टर बनाया गया था। एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने अपने लिए रायगढ़ और नासिक जिले की मांग की थी, लेकिन सीएम फडणवीस ने इस मांग को नजरअंदाज कर दिया, जिससे एकनाथ शिंदे नाराज हो गए थे। और अब राउत कह रहे हैं कि शिंदे को बीजेपी हटाने जा रही है, उनके ही शिवसेना से किसी और को ऊपर उठाया जाएगा। कांग्रेस ने आज पीएम मोदी को देश की अर्थव्यवस्था पर जमकर घेरा। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मैं आज अपने साथ मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर आई हूँ। इसी से ढूंढ रही हूँ कि रुपया कहाँ तक गिरता चला गया। इसी के साथ ये भी ढूंढ रही हूँ कि प्रधानमंत्री की गरिमा कहाँ तक गिरी है। आज रुपया ढूंढने पर भी नहीं मिल रहा है, गिरता ही चला जा रहा है, संभाले नहीं संभल रहा। रुपया 87 पर गोते लगाने को तैयार है। पीएम मोदी को कोई बताए कि रुपए से सेंचुरी नहीं लगवानी है, रुपए को संभालना है। कांग्रेस ने कहा कि एक बड़े महान अर्थशास्त्री ने कहा था, जैसे जैसे रुपया गिरता है प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा गिरती है। सुना है प्रधानमंत्री आवास पर खुदाई चल रही है और ढूंढा जा रहा है कि प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा आखिर कौन से गड्ढे में जाकर गिर गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि रुपया अपने सबसे निचले स्तर पर 87 पार लगाने की कोशिश में है। जब नरेंद्र मोदी 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बने थे, तब हमने उन्हें रुपया 58 पर दिया था, यानी उस समय $1 की कीमत 58 रुपए थी। मई 2014 में $1 58 रुपए था। जनवरी 2025 में $1 87 रुपए। अकेले नरेंद्र मोदी ने रुपए को 50% डुबो दिया है। वो लगातार रुपए को पतला करते जा रहे हैं। हालात ये हैं कि रुपए को बचाने की आरबीआई ने पूरी ताकत लगा दी है। सितंबर 2024 में विदेशी मुद्रा भंडार $704 बिलियन था। रुपए को बचाने के लिए उसमें से लगभग $80 बिलियन खर्च कर दिए गए, मतलब करीब 6,83,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन रुपया संभाले नहीं संभल रहा है। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुले ने रुपए गिरने से आम आदमी को क्या क्या नुकसान होगा वो बताया। उन्होंने कहा कि जो लोग गूगल कर अर्थशास्त्र के नए नए विशेषज्ञ बने हैं, वो आपसे कहेंगे कि रुपए गिरने में कौन सी बड़ी बात है।
तो मैं उन सबको बता दूं कि रुपया कमजोर होने का मतलब है आयात की लागत बढ़ रही है, मतलब विदेश से आने वाला सामान ज़्यादा कीमत पर देश में आएगा, जिससे लोगों को सामान महंगे दाम पर मिलेगा। जैसे जैसे तेल महंगा होगा, सब्जी, फल, अंडा, दूध समेत कई चीज़ें महंगी होंगी। इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ब्याज दर बढ़ाएगा, जिससे लोन पर ली गई सामानों की किस्त बढ़ जाएगी, मतलब घर, गाड़ी या पढ़ाई के लोन की किस्तें ज़्यादा देनी पड़ेंगी। बता दें, रुपया ही नहीं, विदेशी कंपनियां भी भारत से पैसा निकाल रही हैं और देश की कंपनियां विदेशों में ज़्यादा निवेश कर रही हैं। जीडीपी की हालत भी नाजुक है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में एक नया चम्मच घोटाला सामने आया है। यहाँ महिला बाल विकास विभाग ने आंगनबाड़ियों के लिए चम्मच, सर्विंग चम्मच और जग खरीदे थे। इनमें एक चम्मच 810 रुपए में और एक जग 1247 रुपए में खरीदा गया। ये किसी और के लिए नहीं बल्कि आंगनबाड़ियों के लिए खरीदे गए। महिला बाल विकास विभाग की ओर से आंगनबाड़ियों के लिए 5 करोड़ रुपए के चम्मच, सर्विंग चम्मच और जग खरीदे गए। इन बर्तनों का टेंडर जय माता दी कॉर्पोरेशन को दिया गया। हालांकि जब बर्तन की दुकान चला रहे एक दुकानदार से चम्मच की कीमत पूछी गई तो उन्होंने भी एक चम्मच की कीमत 5 से 50 रुपए तक बताई। 810 रुपए की चम्मच का भाव जान दुकानदार भी सख्ती में आ गए। इस मामले को लेकर जब सिंगरौली जिले के अधिकारी से बात करनी चाहिए तो महिला एवं बाल विकास अधिकारी कार्यालय में नहीं मिले और बात करने से मना कर दिया। देश भर में अमूल दूध 1 रुपए सस्ता हो गया है। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर जयंत मेहता ने कहा है कि अमूल गोल्ड, अमूल शक्ति और अमूल फ्रेश की कीमतें घटाई गई हैं। नई कीमतें आज यानी 24 जनवरी से ही लागू कर दी गई हैं। अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले के मामले में अभियुक्त मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद की पुलिस हिरासत 29 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। न्यूज एजेंसी पीटीआई और एएनआई के मुताबिक मुंबई की एक अदालत ने आरोपी की पुलिस हिरासत बढ़ाई है। इससे पहले भी अभियुक्त की पुलिस हिरासत बढ़ाई गई थी। मुंबई पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद कहा था कि वो बांग्लादेशी हो सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने जो कहा था और अब वो शुरू हो चुका है। अवैध रूप से रह रहे लोगों को भेजना शुरू कर चुका है अमेरिका। सैकड़ों अवैध अप्रवासियों को गिरफ्तार कर डिपोर्ट कर दिया गया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने 538 अवैध अप्रवासी अपराधियों की गिरफ्तारी की घोषणा की है। कहा जा रहा है इनमें से एक संदिग्ध आतंकवादी और नाबालिगों के खिलाफ यौन अपराधों के कई दोषी भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने सैन्य विमानों के जरिए भी डिपोर्ट किया है। इतिहास का सबसे बड़ा डिपोर्टेशन सबसे अच्छा चल रहा है। जो कहा था वो किया गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप पूरी दुनिया को एक कड़ा और स्पष्ट संदेश भेज रहे हैं कि अगर आप अवैध रूप से अमेरिका में घुसते हैं तो आपको गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। बता दें, भारत के भी करीब 18,000 भारतीय भेजे जाने हैं और भारत ने अभी इसे स्वीकार भी कर लिया है। पीएम मोदी ने ट्रंप को अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ लेने की बधाई दी थी और अब ये मुद्दा बन गया है क्योंकि लोग इस पर सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ट्रंप ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। पत्रकार रणविजय ने पीएम मोदी के बधाई देने वाले ट्वीट को रीट्वीट किया है और लिखा है कि ट्रंप को हमारे प्रधानमंत्री के ट्वीट का जवाब देना चाहिए। अब तो 3 दिन हो गए हैं, इतना भी घमंड अच्छा नहीं। बता दें, पीएम मोदी को शपथ ग्रहण समारोह में नहीं बुलाया गया था, जबकि इटली और बाकी कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया गया था और कई ऐसे फैसले लिए जो भारत के लिए मुसीबत पैदा करेंगे और भारत समेत देशों को धमकी भी दी कि अगर कोई अपनी नई करेंसी बनाने की सोच रहे हैं तो उन पर 100% ट्रेड टैरिफ लगाया जाएगा। हालांकि गोदी मीडिया के एंकर अमेरिका पहुंचकर भी मोदी कर रहे थे। उनका कहना था कि ट्रंप ने पीएम मोदी को इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि भीड़ काफी थी और वो अलग से स्पेशल भोज पर बुलाएंगे। कहीं ना कहीं खुश करने का गोदी मीडिया रास्ता ढूंढ ही लेता है। जिस एंकर ने ये बात कही उसका मजाक भी बनाया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि गोदी मीडिया ये बताने से चूक गया कि ट्रंप का दोबारा शपथ ग्रहण कराया जाएगा जिसमें मोदी को अलग से बुलाया जाएगा। अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने ट्रंप अब क्या पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन को जेल भी भेज सकते हैं? ट्रंप ने कहा है कि बाइडेन को अपने आप को भी माफ कर देना चाहिए था अपने परिवार के साथ, लेकिन वो ऐसा करना भूल गए और अब ट्रंप ने कहा है कि जो बाइडेन की जांच होनी चाहिए। ट्रंप ने ये नहीं बताया कि पूर्व राष्ट्रपति ने क्या अपराध किए होंगे, केवल इतना कहा कि जैसे मैंने दोबारा चुने जाने से पहले तक कानूनी जांच का सामना किया, अब उन्हें भी करनी चाहिए। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज से कहा कि मैं 4 साल तक नरक से गुजरा, मैंने लाखों डॉलर की कानूनी फीस खर्च की और मैं जीत गया। ट्रंप ने अपने परिवार के कई लोगों के साथ साथ राजनीतिक सहयोगियों को क्षमा देने के लिए बाइडेन को फटकार लगाई। इसके साथ ही ट्रंप ने कहा कि मजेदार बात यह है, शायद दुख की बात है कि उन्होंने खुद को माफ नहीं किया
ट्रंप की ये धमकी उनके सहयोगी के बाइडेन पर हमले के बाद आई है। इससे पहले हाउस स्पीकर माइक जॉनसन ने कहा था कि पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा अपने परिवार के लोगों को अंतिम समय में माफ किया जाना चौंकाने वाला और घृणित था। जॉनसन ने कहा कि बाइडेन परिवार अपराधी नहीं है तो माफी क्यों देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि इस पर बहुत ध्यान दिया जाएगा और मुझे लगता है कि ये सही है। जिसके बाद लोग कह रहे हैं कि क्या ट्रंप बाइडेन को केस में फंसाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ट्रंप का व्यक्तित्व कुछ ऐसा ही है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के गैर अमेरिकी माता पिता के बच्चों को जन्म के साथ अपने आप मिलने वाली अमेरिकी नागरिकता के प्रावधान को खत्म करने वाले कार्यकारी आदेश पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। अमेरिका के सिएटल में स्थित फेडरल कोर्ट के जज ने ये रोक अस्थायी तौर पर लगाई है। कोर्ट में अमेरिका के 4 राज्यों ने बच्चों को जन्म के साथ अपने आप मिलने वाली अमेरिकी नागरिकता के प्रावधान को खत्म करने के ट्रंप के कार्यकारी आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी। अमेरिकी कानून विभाग के वकील ने ट्रंप के आदेश के पक्ष में दलील दी तो जज ने सवाल किया, क्या ये संवैधानिक है? बता दें, ट्रंप ने राष्ट्रपति का पदभार संभालने के बाद में उन्होंने बर्थराइट सिटीजनशिप को खत्म करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया था। अगले महीने तक ऐसे लोगों को अमेरिका की नागरिकता छीनने का डर सता रहा था जिनके पास माँ बाप के अमेरिकन ना होने के बाद भी जन्म के आधार पर अमेरिका की नागरिकता है। हालांकि कोर्ट ने ट्रंप के आदेश को साफ तौर पर असंवैधानिक करार दिया है। ट्रंप के बर्थराइट को रोकने के लिए जारी किए गए आदेश पर कोर्ट ने रोक लगाई, साथ ही इसे दिमाग चकरा देने वाला बताया। CNN के मुताबिक बहस के दौरान जस्टिस डिपार्टमेंट के वकील को टोकते हुए जज जॉन कफनोर ने पूछा, इस आदेश को संवैधानिक कैसे मान सकते हैं? ये दिमाग चकरा देने वाला है, ये साफ तौर पर असंवैधानिक आदेश है। जज कफनौर ने कहा वो 40 साल से भी ज्यादा समय से बेंच पर हैं, लेकिन उन्हें ऐसा कोई दूसरा मामला याद नहीं है जिसमें केस स्पष्ट रूप से इतना असंवैधानिक हो। मुझे ये समझने में परेशानी हो रही है कि कोई वकील कैसे कह सकता है कि इस आदेश संवैधानिक है। मामले की अगली सुनवाई 5 फरवरी को होगी। बता दें, ये पहली याचिका पर फैसला आया है। ऐसे 20 से ज्यादा याचिकाएं अलग अलग राज्यों की अदालतों में दायर की गई हैं। ये मुश्किल लगता है कि इस मामले में ट्रंप मनमानी कर पाएंगे। अमेरिका में 20 फरवरी से पहले बच्चे को जन्म देने की होड़ मच गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एक भारतीय मूल की स्त्री रोग विशेषज्ञ ने बताया कि उन्हें कैसे करीब 20 फोन आए हैं जिनमें गर्भवती महिलाएं समय से पहले डिलीवरी के लिए सी सेक्शन यानी सर्जरी कराना चाह रही हैं। दरअसल राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर जन्मजात नागरिकता के अधिकार को समाप्त करने का फैसला किया है। ऐसे में अवैध प्रवासियों या वीजा पर रहने वाले लोगों के उन बच्चों को नागरिकता नहीं मिल पाएगी जिनका जन्म अमेरिका में होगा। ट्रंप ने इस आदेश को लागू करने के लिए 30 दिन का समय दिया है। 19 फरवरी को ये समय सीमा पूरी हो रही है। यही वजह है कि कई गर्भवती महिलाएं 20 फरवरी से पहले बच्चा पैदा करना चाहती हैं। हालांकि अधिकतर NRIs मोदी भक्त कहे जाते हैं, वो उनकी तारीफ भी करते रहे हैं। जिसके बाद वरिष्ठ पत्रकार रोहिणी सिंह ने इस खबर पर लिखा है कि ये NRIs भारत लौटकर अमृतकाल का अनुभव क्यों नहीं करते हैं। उनके पास रहने के लिए चुनने के लिए 100 स्मार्ट सिटी, भीम और UPI हैं और महाकुंभ से 2 लाख करोड़ का राजस्व भी है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि चीन से आयात होने वाले सामान पर टैरिफ लगाने की योजना सही है। उन्होंने फॉक्स न्यूज से बातचीत में कहा कि चीन को अमेरिका से बहुत सारा पैसा मिलता है और वो उस पैसे का इस्तेमाल अपनी सेना में करते हैं। फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में ट्रंप से सवाल किया गया कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनके कैसे रिश्ते हैं। इसके जवाब में उन्होंने हाल ही में शी जिनपिंग के साथ हुई बातचीत को अच्छा और दोस्ताना बताया। ट्रंप ने कहा कि कोरोना से पहले उन दोनों के बीच बहुत अच्छे संबंध थे। उन्होंने कहा कि चीन महत्वाकांक्षी देश है और वो महत्वाकांक्षी आदमी यानी राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। वो मेरे दोस्त की तरह थे और हमारे संबंध बहुत अच्छे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर ये कहा कि टैरिफ से बचने के लिए कनाडा अमेरिका का एक राज्य बन सकता है। ट्रंप ने कहा कि कनाडा के साथ हमारा बड़ा कारोबारी घाटा है, हम इसे अब और जारी नहीं रख सकते। आप जानते हैं कि मैं हमेशा कहता रहा हूं कि आप राज्य बन सकते हैं। आप राज्य बन जाते हैं तो कारोबारी घाटा नहीं रहेगा और हम आप पर टैरिफ भी नहीं लगाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि सालों से कनाडा के साथ डील करना मुश्किल रहा है। ट्रंप ने कहा ये न्यायसंगत नहीं है कि 200 अरब या 250 अरब डॉलर कारोबारी घाटा रहे। हमें हमारी कारें बनाने के लिए उनकी यानी कनाडा की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें उनसे तेल और गैस की जरूरत नहीं है, ये हमारे पास किसी भी दूसरे से अधिक हैं। बता दें, ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि कनाडा अमेरिका का 51वां राज्य बन जाता है तो टैक्स में 60% से ज्यादा की कटौती हो सकती है। ट्रंप ने हाल ही में कहा है कि जब तक अमेरिकी सीमाओं के पार से अवैध प्रवासियों
और गैर कानूनी तरीके से बनाई फेंटेनल का देश में आना बंद नहीं हो जाता है, तब तक कनाडा से आने वाले सामान पर 25% टैरिफ लगेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि उनके दूसरे कार्यकाल के साथ अमेरिका का स्वर्णिम युग शुरू हो गया है और जल्दी पूरा विश्व अधिक शांतिपूर्ण और समृद्ध होगा। उन्होंने ये भी कहा कि वो सऊदी अरब और ओपेक से तेल की कीमतें कम करने के लिए कहेंगे और कहा कि अगर कीमतें कम होती हैं तो रूस यूक्रेन युद्ध तुरंत खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अब यूक्रेन युद्ध समाप्त करने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि मैं सऊदी अरब और ओपेक से तेल की कीमत कम करने के लिए कहना जा रहा हूं, आपको इसे नीचे लाना होगा। सच कहूं तो मुझे आश्चर्य है कि उन्होंने चुनाव से पहले ऐसा नहीं किया। ट्रंप ने कहा कि उनके ऐसा न करने से मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। अगर कीमत हो गई कम तो रूस यूक्रेन खत्म हो जाएगा। पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है। दरअसल बीती 22 जनवरी को पटना के मोकामा प्रखंड के पचमहिला थाना के नौरंगा गांव में अनंत सिंह के लोगों और सोनू मोनू गुट में गोलीबारी हुई। ये गोलीबारी कथित तौर पर मोनू सोनू के ईंट भट्टे में काम करने वाले मुंशी मुकेश सिंह से पैसों के लेन देन को लेकर हुई। 22 जनवरी की शाम 4:30 बजे हुई इस गोलीबारी के मामले में कुल 4 FIR दर्ज हुई थी, जिसमें से एक में अनंत सिंह भी नामजद थे। इससे पहले पटना पुलिस सोनू सिंह और अनंत सिंह गुट के लोगों रोशन की गिरफ्तारी कर चुकी थी। शुक्रवार सुबह से पटना पुलिस ने अनंत सिंह के लदमा गांव से घर के पास अपनी उपस्थिति बढ़ा दी थी, जिसके बाद अनंत सिंह ने बाढ़ कोर्ट में सरेंडर किया। बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर बन गई हैं। उन्होंने शुक्रवार को प्रयागराज में संगम तट पर पिंडदान किया। अब वो या माई ममता नंदगिरी कहलाएंगी। ममता आज सुबह ही महाकुंभ में किन्नर अखाड़ा पहुंची थी। उन्होंने किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक महामंडलेश्वर बनने को लेकर चर्चा हुई। इसके बाद किन्नर अखाड़ा ने उन्हें महामंडलेश्वर की पदवी देने का ऐलान किया। गजा युद्ध विराम समझौते के तहत शनिवार को 4 इजरायली बंधकों को आज़ाद किया जाना है। माना जा रहा है कि इनमें से कुछ सैनिक और कुछ आम नागरिक हो सकते हैं। ये सभी महिला बंधक हो सकती हैं। माना जा रहा है कि हमास जल्द ही उनके नाम जारी कर सकता है। उन बंधकों को इजराइल की जेल में कैद 180 फ़लस्तीनी कैदियों के बदले रिहा किया जाएगा। बता दें कि पिछले रविवार से लागू हुए युद्ध विराम की ये दूसरी अदला बदली होगी। पहली अदला बदली में 3 इजरायली बंधकों के बदले 90 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया गया था। जम्मू और कश्मीर के खिलाफ खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी मुकाबले में मुंबई टीम की ओर से बल्लेबाजी करते हुए फिर एक बार भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा फ्लॉप हो गए हैं। रोहित शर्मा दूसरी पारी में अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर सके और 35 गेंद पर 28 रन बनाकर आउट हो गए। रोहित इससे पहले पहली पारी में 19 गेंद पर केवल 3 रन बनाकर ही आउट हो गए थे। बता दें रोहित शर्मा खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ खेली गई सीरीज में भी उनका प्रदर्शन काफी खराब रहा, जिसके बाद सीनियर खिलाड़ियों ने कहा था कि खिलाड़ियों को रणजी ट्रॉफी जैसे मैच भी खेलने चाहिए। इसके बाद रोहित और विराट अब रणजी खेल रहे हैं, हालांकि प्रदर्शन यहां भी खराब रहा। ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल से शुक्रवार को टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच इंजरी के कारण बाहर हो गए। जोकोविच ने अलेक्जेंडर ज़वेरेव के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबला बाएं पैर में समस्या के कारण बीच में ही छोड़ दिया। नोवाक जोकोविच के पहले सेट में 1 घंटे 21 मिनट तक खेले, लेकिन इसके बाद वो आगे नहीं खेल पाए। इसी के साथ अलेक्जेंडर ज़वेरेव ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में पहुंच गए। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।